अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। तो 58 में क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। तो कोई ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। यही कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स है 3, 0, -1। और बी का कोऑर्डिनेट्स है 2, 10, 6 और सी का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 1, ठीक है। और एम जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एम जो है, एम कहीं यहाँ पर है, ठीक है। एम जो है ए सी का मिड पॉइंट, एम जो है ए सी को 2 इक्वल भाग में बांटता है। तो सेक्शन फार्मूला से एम का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। तो एम का कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2, 1, 0। ये एम का कोऑर्डिनेट्स निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जी डिवाइड्स बी एम। तो पहले जी जो है, कोई पॉइंट जी है जो बी एम को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली बी एम जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मीडियन। कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है मीडियन पर आपको सेंट्रॉइड रहता है, ठीक है। और सेंट्रॉइड ही जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। बी एम क्या है आपका, बी एम जो है, बी एम आपका सेंट्रॉइड, सॉरी बी एम जो है आपका मीडियन है, ठीक है, मीडियन है। और ये मीडियन किस वर्टेक्स से पास कर रहा है, किस वर्टेक्स से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है। तो हम लिखेंगे बी एम इज मीडियन थ्रू बी। और चूंकि जी जो है मीडियन बी एम को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंस जी डिवाइड्स बी एम इन द रेशियो, ऊपर में दिए हैं तो इसका मतलब बी एम लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, इन द रेशियो 2:1। तो सेंट्रॉइड ही ऐसा पॉइंट होता है जो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये जो होगा, जी जो होगा आपका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। जी जो होगा आपका सेंट्रॉइड होगा, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको ये पता चल गया। कैसे पता कि हम लोग जी सेंट्रॉइड है, तो बी एम जो था AC का मिड पॉइंट था। तो आपको पता है कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन कहलाता है। तो B से M को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो मीडियन होगा, जो B से पास करेगा। और आपको पता है मीडियन पर ही सेंट्रॉइड लाई करता है, सेंट्रॉइड पॉइंट लाई करता है। और सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन को जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो लाइन सेगमेंट BM को जो है सेंट्रॉइड जो है G 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि ये रेशियो जो है आपका BG इज टू GM, ये आपका 2:1 होगा, ठीक है। ये रेशियो जो है आपका 2:1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जी जो होगा आपका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। और जी अब जब आपको पता है जी सेंट्रॉइड होगा तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए।
तो जी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दीजिए। जी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देना। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 को 3 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 2। अब वाई कोऑर्डिनेट जोड़ने के लिए वाई को जी का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 10 + 2 12 और 12 + 0 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4। और जी का जेड कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो तीनों वर्टिसेस के जेड कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। 1 - 1 0 + 6 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। तो जी का कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जी का कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया, ठीक है। 2 4 2। और आपको निकालना क्या है, और निकालना है कॉस एंगल जी ओ ए। ओ जो है आपका ओरिजिन है, ठीक है। आपको ये एंगल निकालना है। मान लेते हैं जी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, मान लेते हैं जी ए और ओ यहाँ पर कहीं है, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल जी ओ ए, ये एंगल निकालना है, ठीक है। आपको जी का भी कोऑर्डिनेट्स पता है और ए का भी कोऑर्डिनेट्स पता है। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका 3 0 - 1, और सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, सॉरी जी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 4 2। अब यहाँ देखिए, आपको निकालना है, क्या निकालना है, कॉस एंगल जी ओ ए, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए एंगल जी ओ ए जो है कौन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो एंगल जी ओ ए जो है, ये एंगल जो है दो वेक्टर्स ओ जी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, इन्हीं दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है एंगल जी ओ ए, ठीक है। तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका ओ जी वेक्टर्स और ओ ए वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। ये जो है, ये आपको निकालना क्या था, एंगल जी ओ ए निकालना था। आप मान लीजिए जी पॉइंट ये हो गया, ए पॉइंट ये हो गया, और ओ ओरिजिन ये हो गया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0 0 0, ठीक है। तो एंगल जी ओ ए निकालना है, ठीक है। तो जी ओ ए जो है ये कौन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, देखिए वेक्टर ओ जी और वेक्टर ओ ए दोनों का टेल जो है, वेक्टर ओ जी और वेक्टर ओ ए दोनों का टेल ओरिजिन पर कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो है, तो हम कह सकते हैं एंगल जी ओ ए जो है वेक्टर ओ जी और वेक्टर ओ ए के बीच का एंगल है, ठीक है। तो और आपको निकालना है, क्या निकालना है, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का कोसाइन कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का कोसाइन निकालना रहे तो न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसे ही निकालते हैं। तो ओ जी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो हम क्या किए, कॉस एंगल जी ओ ए निकालना था। तो यहाँ देखिए, अगर दो वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फ़ा निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फ़ा अगर निकालना रहेगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल का कोसाइन लेना रहे तो न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है और डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है। वही चीज़ यहाँ भी किया है। हमको ये एंगल निकालना है कॉस एंगल जी ओ ए। और आपको पता है एंगल जी ओ ए जो है वेक्टर ओ जी और वेक्टर ओ ए के बीच का एंगल है। तो एंगल जी ओ ए का कोसाइन लेने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, जैसे यहाँ लिए हैं, और डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है। तो ओ जी वेक्टर यहाँ से निकाल लीजिए। तो ओ जी वेक्टर निकालना आसान है। ओ जी वेक्टर निकालने के लिए यहाँ कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना रहे तो कैसे निकालते हैं, ओ जी वेक्टर आपको निकालना है। तो इसमें हेड के, ओ जी वेक्टर में हेड क्या है, जी है,
और टेल क्या है, ओरिजिन है। तो ओ जी वेक्टर जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। ओ ठीक है, तो जी के पोजीशन वेक्टर में से ओ का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा देखिए। तो ओ जी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं देखिए, तो जी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जी का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, इसे जी का पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। जी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसको लिखेंगे 2i प्लस 4j प्लस 2k। ये जी का पोजीशन वेक्टर है। अब माइनस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ओ जी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ जी वेक्टर को लिख सकते हैं 2i प्लस 4j प्लस 2k। अब ठीक उसी तरह से जो है आप ओ ए वेक्टर लिख लीजिए सिमिलरली। और ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओ ए वेक्टर क्या है आपका देखिए, ओरिजिन से ए को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो ए का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर का, कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट का, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है 2 डायमेंशनली, ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ओरिजिन से ए को मिला दीजिए, तो वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए जो होगा वही ए का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए निकालना है। तो ओरिजिन से ए को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है देखिए, तो ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इसी से पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट को यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करना है, वाई कोऑर्डिनेट को यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करना है, और जेड कोऑर्डिनेट को यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, तो आपका पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखिए 3i, 0 इंटू जे लिखेंगे वो तो 0 हो जाएगा माइनस के। ये ओ ए वेक्टर हो गया और ये ओ जी वेक्टर हो गया। आपको दोनों वेक्टर यहाँ पता है, तो दोनों वेक्टर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से निकाल लेना है। नाउ कॉस एंगल जी ओ ए, अब ये निकल जाएगा आपका। तो ओ जी वेक्टर यहाँ पर क्या है देखिए, तो ओ जी वेक्टर जो है 2i प्लस 4j प्लस 2k, ओ जी वेक्टर, और डॉट ओ ए वेक्टर 3i माइनस के, और डिनोमिनेटर में ओ जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए 3 स्क्वायर प्लस, अब इसी को इन्हीं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए जो है करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 4 8 4 4 8 और 16 24, और यहाँ क्या होगा आपका 10। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ये 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 16 24 और रूट 10। तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6 इंटू रूट 10, 24 को ऐसे लिख सकता है। अब इसको जो है ये कैंसिल कर दीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा 2/√60 2/√60 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 × 6 4, हाँ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 और निकाल दीजिए। इसको हम इससे 60 को इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 4 × 15 तो 2√15। इसको √60 को ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√15। अब यहाँ देखिए ये क्या है, कॉस एंगल जी, इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेना है, इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ कॉस एंगल जी ओ ए जो है, कॉस एंगल जी ओ ए, ये आएगा 1/√15। तो इससे जी ओ एंगल जी ओ ए निकाल देना है, ये होगा कॉस इनवर्स 1/√15। ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें बी होगा। अब क्वेश्चन 59 देखिए, तो 59 में क्या कह रहा है, दो वेक्टर गिवन है आपका, ठीक है। दो वेक्टर आपका गिवन है, वेक्टर अल्फा किसके इक्वल है, 3i + j के इक्वल है, ठीक है। अब वेक्टर बीटा किसके इक्वल है, 2i - j + 3k के इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर बीटा जो है ये इक्वल है आपका वेक्टर बीटा 1 माइनस वेक्टर बीटा 2 के इक्वल है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका वेक्टर बीटा 1 और वेक्टर बीटा 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वेक्टर बीटा 1 जो है वेक्टर अल्फा के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि वेक्टर बीटा 1 और वेक्टर अल्फा कॉलिनियर है। वेक्टर बीटा 1 एंड वेक्टर अल्फा आर कॉलिनियर। जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उसको कॉलिनियर भी कहा जाता है, ठीक है। और जब दो वेक्टर कॉलिनियर होता है तो एक वेक्टर को t टाइम्स अदर वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ बीटा 1 को जो है, वेक्टर बीटा 1 को लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर t टाइम्स अल्फा, ठीक है। जब दो वेक्टर a और वेक्टर b आपस में कॉलिनियर रहता है तो दोनों में किसी एक वेक्टर को अदर वेक्टर का t टाइम्स लिखा जा सकता है। वेक्टर b को t टाइम्स वेक्टर a लिख सकते हैं, यहाँ पर t जो है आपका स्केलर है। तो ठीक उसी तरह से वेक्टर बीटा 1 और अल्फा वेक्टर आपस में पैरेलल था, तो जब पैरेलल था तो वेक्टर बीटा 1 और वेक्टर बीटा 1 को कॉलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं, और जब कॉलिनियर होगा तो वेक्टर बीटा 1 को t टाइम्स वेक्टर अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ t जो है आपका रियल नंबर है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वेक्टर बीटा 2 जो है वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ वेक्टर बीटा 2 जो है वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने पर 0 के इक्वल आएगा। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और क्या कह रहा है, तब आपको निकालना क्या है, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 निकालना है। इसमें निकालना है आपको बीटा 1, दो वेक्टर है बीटा 1 और बीटा 2, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको वेक्टर बीटा 1 भी पता होना चाहिए और वेक्टर बीटा 2 भी पता होना चाहिए, दोनों वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन ए ले लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे पता होगा, देखिए आपको कम से कम ये पता चल गया है वेक्टर बीटा 1 को जो है t टाइम्स वेक्टर अल्फा लिख सकते हैं, और वेक्टर अल्फा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो है अब आपको बीटा 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। बीटा 1 तो ये पता है एटलीस्ट t टाइम्स वेक्टर अल्फा होगा, ठीक है। अब बीटा 1 कैसे निकालेंगे हम लोग, बीटा 1 हमको पता है t टाइम्स वेक्टर अल्फा है, ठीक है। और बीटा 2 निकालने के लिए यहाँ देखिए वेक्टर इक्वेशन 1 में जो है देखिए वेक्टर बीटा है आपको, इससे
इससे जो है, इस इक्वेशन से जो है, इस इक्वेशन के हेल्प से, इक्वेशन ए के हेल्प से आप वेक्टर बीटा 2 भी फाइंड आउट कर दीजिए। जैसे वेक्टर बीटा 1 टी टाइम्स वेक्टर अल्फा है, उसी तरह से वेक्टर बीटा 2 भी फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर बी लिख दिएंगे। यहाँ पर क्या है, बीटा 1 वेक्टर है, और आपको पता है बीटा 1 वेक्टर किसके अल्फा इक्वल है, टी टाइम्स अल्फा वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ बीटा 1 के जगह लिख देंगे टी टाइम्स अल्फा 1 वेक्टर। यहाँ पर जहाँ बीटा 1 वेक्टर है उसके जगह हम लोग लिख देंगे टी टाइम्स अल्फा वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे आप बीटा 2 वेक्टर निकाल लीजिए। वेक्टर बीटा 2 क्या हो जाएगा, देखिए तो वेक्टर बीटा 2 हो जाएगा टी टाइम्स अल्फा वेक्टर और माइनस बीटा वेक्टर। ठीक है, इसको जो है, इस इक्वेशन को बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब बीटा 1 वेक्टर में आपको अल्फा वेक्टर पता है, अल्फा वेक्टर नोन है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में ही अल्फा वेक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अननोन क्या है, ये टी आपका अननोन है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अल्फा वेक्टर। और ठीक उसी तरह से वेक्टर बीटा 2 में आपको वेक्टर अल्फा भी अननोन है और वेक्टर बीटा भी नोन है, क्योंकि ये दोनों आपका क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें भी अननोन क्या है, वेक्टर बीटा 2 में भी अननोन टी है। तो अगर हम अननोन टी का मान निकाल लेते हैं कहीं से, टी का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, तो जब टी का वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो वेक्टर बीटा 1 भी पता चल जाएगा और बीटा 2 भी वेक्टर भी पता चल जाएगा। तो टी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए, क्वेश्चन में अभी तक कौन से इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं हुआ है, इसका तो यूज कर दिए। वेक्टर बीटा 1 और बीटा अल्फा जो है आपस में पैरेलल है, तो इसी के हेल्प से जो है बीटा 1 वेक्टर को टी टाइम्स अल्फा वेक्टर लिखे, लेकिन अभी तक इसका यूज़ नहीं किया। दोनों वेक्टर बीटा 2 और वेक्टर अल्फा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका यूज़ नहीं किया। तो इसका यूज़ करने के लिए यहाँ देखिए बीटा 2 वेक्टर इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपको इसको इक्वेशन सी, ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसी इक्वेशन सी में जो है, अब इसका यूज कीजिए, बीटा 2 और वेक्टर अल्फा दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है आपका 0 के इक्वल है। ठीक है, तो सी इक्वेशन सी को ले लीजिए। ठीक है, इसी के हेल्प से जो है, इसी इक्वेशन के हेल्प से जो है हम लोग टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इक्वेशन सी में बीटा 2 वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, और बीटा 2 वेक्टर है किसके इक्वल, बीटा 2 वेक्टर इक्वल है टी टाइम्स अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। इक्वेशन सी में ही जो है बीटा 2 वेक्टर के जगह ये लिख रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन सी में जहाँ बीटा 2 वेक्टर है उसके जगह ये चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, और टी टाइम्स अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर, यहाँ पर बीटा 2 वेक्टर लिख दिए। बीटा 2 वेक्टर किसके इक्वल है, टी टाइम्स अल्फा वेक्टर माइनस बीटा। डॉट किस इस बीटा 2 का किससे डॉट प्रोडक्ट 0 है, वेक्टर अल्फा से, तो यहाँ डॉट अल्फा वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, इसमें किसका यूज किया है, हमको पता है बीटा 2 वेक्टर जो है टी टाइम्स अल्फा वेक्टर है माइनस बीटा वेक्टर है। ठीक है, तो बीटा इसी में जो है, इसी इक्वेशन में इस यहाँ देखिए बीटा 2 वेक्टर है ना, बीटा 2 वेक्टर के जगह जो है ये रख दिए टी टाइम्स अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर, और डॉट है तो यहाँ डॉट लिखें और डॉट अल्फा इक्वल टू 0। अब इसी से देखिए टी निकल जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कीजिए। ठीक है, टी टाइम्स अल्फा वेक्टर और डॉट अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका टी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा निकाल लेना है। ठीक है, यहीं पे वेक्टर अल्फा दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा निकाल लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा
वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा जो होगा √10 होगा, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, अरे यार, और क्या निकालना है, और हमको निकालना है अल्फ़ा और बीटा का डॉट प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा और बीटा का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ देखिए, इसमें जो है इस इक्वेशन में टी है, ठीक है। टी में इस इक्वेशन में देखिए, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा वेक्टर निकालें और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो इस इक्वेशन में अननोन केवल टी ही रह जाएगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा निकाल लिए। अब वेक्टर अल्फ़ा दिया हुआ है, वेक्टर बीटा दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो अल्फ़ा डॉट बीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा डॉट बीटा यहाँ से निकाल लेना है। तो अल्फ़ा डॉट बीटा निकाल लेना है। तो दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जोड़ दीजिए। 3 × 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। y कंपोनेंट 1 है, इसका -1 है, 1 और -1 को मल्टीप्लाई कर देना है। z कंपोनेंट 0 है, मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा वेक्टर, वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6, 6 - 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप निकाल चुके हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अल्फ़ा जो है ये आपका √10 के इक्वल है, और दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है ये आपका 5 है, ठीक है। अब कर लीजिए, इससे टी निकाल लीजिए। तो टी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर ये हो जाएगा 10, ठीक है। टी को ठीक से लिख दीजिए। अब माइनस इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 5 के इक्वल आएगा 0। तो टी क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा। तो वेक्टर बीटा 1 और वेक्टर बीटा 2 में अननोन क्या था, केवल टी था, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर बीटा 1 को क्या लिखेंगे, वेक्टर बीटा 1 को लिखेंगे टी टाइम्स अल्फ़ा है। तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर बीटा 1 जो है 1/2 टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर, और अल्फ़ा वेक्टर आपको मालूम है। तो वेक्टर बीटा 1 लिखा जाएगा, वेक्टर बीटा 1 क्या लिखाएगा 3i + j वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बीटा 1 इक्वल टू 1/2 आई वेक्टर हो जाएगा 3i टाइम्स j। वेक्टर बीटा 1 निकल गया। अब ठीक उसी तरह से वेक्टर बीटा 2 निकाल लीजिए। वेक्टर बीटा 2 किसके इक्वल है, ये इक्वल है टी टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर, टी टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर और माइनस बीटा वेक्टर। तो यहाँ कर लीजिए, टी क्या आप वेक्टर बीटा 2 निकाल लेना है। टी आपको पता ही है 1/2 है, अल्फ़ा वेक्टर पता ही है 3i + j वेक्टर है। अब माइनस का साइन देना है। अब बीटा वेक्टर आपको पता ही है, ये पता है 2i - j + 3k। अब आपको बीटा 1 वेक्टर, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। बीटा 1 वेक्टर पता है, बीटा 1 2 वेक्टर पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, खुद से निकाल लेना है, ठीक है। ये खुद से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा वेक्टर दिया हुआ था, बीटा वेक्टर दिया हुआ था, और ये इक्वेशन दिया हुआ था बीटा जो है बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर के इक्वल है। और ये भी इंफॉर्मेशन पता था बीटा 1 वेक्टर और अल्फ़ा वेक्टर आपका आपस में पैरेलल है। और ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था बीटा 2 जो है वेक्टर अल्फ़ा के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो और आपको निकालना क्या था, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 निकालना था। तो इसमें आपको दो अननोन है। जब तक बीटा 1 वेक्टर नहीं निकालेंगे और बीटा 2 वेक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसके हेल्प से बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर निकालना था। बीटा 1 वेक्टर और अल्फ़ा वेक्टर पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों कॉलिनियर है। तो जब कॉलिनियर है तो वेक्टर बीटा 1 को टी टाइम्स अल्फ़ा वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर अननोन टी है,
अगर टी निकाल लेंगे तो वेक्टर बीटा 1 मेरा निकल जाएगा। और वेक्टर बीटा 2 देखिए, बीटा 2 भी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसी इक्वेशन में बीटा 1 के जगह जो है टी टाइम्स अल्फा वेक्टर रख दिए। इसी इक्वेशन में बीटा है, वेक्टर बीटा 1 के जगह जो है टी टाइम्स अल्फा वेक्टर रख करके बीटा 2 निकाल लिए। अब देखिए बीटा 1 और बीटा 2 दोनों आपको पता है, लेकिन दोनों में अननोन क्या है, टी है। तो अननोन टी निकालने के लिए जो है इस इक्वेशन का सहारा लिए, ठीक है। बीटा 2 और अल्फा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है, और आपको पता है बीटा 2 इस वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन सी में जो है बीटा 2 वेक्टर के जगह लिख दिए टी टाइम्स अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर और डॉट अल्फा वेक्टर। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, तो ये क्या गया, टी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा। मैग्नीट्यूड अल्फा वेक्टर पता है, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा वेक्टर निकाल लिए। आपको अल्फा वेक्टर भी पता है, बीटा वेक्टर भी पता है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, टी का मान निकाल लिए, और टी का वैल्यू जो है वेक्टर बीटा 1 में रख दिए और वेक्टर बीटा 2 में रख दिए, तो आपको बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर दोनों मिल गया, और इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, तो 60 में क्या कह रहा है, तो 60 में क्या कह रहा है, कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं यही पॉइंट ए है, ठीक है। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ -i प्लस 2j प्लस 6k। अब कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपका कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट बी से पास कर रहा है, ठीक है, पॉइंट बी से पास कर रहा है। बी का कोऑर्डिनेट से 2, 3, -4 है, तो बी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स को कोरस्पॉन्डिंग यूनिट कोरस्पॉन्डिंग, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको जो है यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करना है। वाई कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना रहेगा। तो अगर एक्स, तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करना है, वाई कोऑर्डिनेट को यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करना है, और जेड कोऑर्डिनेट्स को यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉइंट बी से पास कर रहा है, ठीक है, और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, गिवन लाइन है, ये वेक्टर बी के पैरेलल, कोई वेक्टर है उसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इस वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं, वेक्टर सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 6i प्लस 3j प्लस -4k, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसी परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, इसका जो है इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, देखिए फार्मूला लिख देते हैं, बना खुद से लेना है। कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास कर रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट बी से पास कर रहा है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वेक्टर सी के पैरेलल है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट बी से पास कर रहा है और वेक्टर सी के पैरेलल है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, वेक्टर ए है, ठीक है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है। तो ए से इस स्ट्रेट लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसका लेंथ अगर निकालना रहे, ए एल का अगर लेंथ निकालना रहे, तो इसका फार्मूला होता है, न्यूमरेटर में मॉड का साइन लेते हैं, ठीक है, और इस मॉड के अंदर जो है ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर हम लोग घटा देते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ देखिए मॉड के अंदर क्या करेंगे हम लोग,
एक पॉइंट ए के जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है और जो फिक्स्ड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इस पैरेलल वेक्टर सी के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ सी से, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसी फार्मूला पर है, फिगर भी एग्जैक्टली ऐसा ही बना हुआ है, तो फार्मूला पर रख देना है, वैल्यू सब रख देना है, निकाल लेना है डिस्टेंस, ठीक है, ये खुद से बना लेना है, ठीक है, इसी फार्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ठीक है। तो 61 में क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कोई वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है, कोई वेक्टर मान लेते हैं आर है, ये वेक्टर ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है, और वेक्टर आर जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो है ये आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। तब इसमें से कौन सा वेक्टर होगा, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं वेक्टर आर जो है, मान लेते हैं वेक्टर आर निकालना है आपको। वेक्टर आर के बारे में आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया, वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो है 12 है, ठीक है। तब आपको वेक्टर आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेक्टर आर इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए वेक्टर आर को कुछ मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसमें आपका 3 अननोन है एक्स वाई और जेड। आपको 3 अननोन निकालने के लिए एक्स वाई और जेड में 3 इक्वेशन भी निकालना होगा, प्रत्येक से एक एक इक्वेशन डिराइव कर लीजिए एक्स वाई जेड में, और उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो आपका एक्स वाई जेड निकल जाएगा, तो वेक्टर आर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर आर क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो दो वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 के इक्वल होता है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल ले लिए। अब यहाँ देखिए, अब इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, वेक्टर आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आर डॉट ए निकाल लेना है, वेक्टर आर आपको पता है, अब वेक्टर ए पता है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख लेना है यहाँ पर। वेक्टर आर यहाँ पर पता है आपको, वेक्टर आर भी पता है, वेक्टर आर भी पता है और वेक्टर बी भी पता है, तो वेक्टर आर और बी का डॉट प्रोडक्ट लिख लेना है, ठीक है। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये आ गया। अब यहाँ देखिए, और वेक्टर आर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस बी से, इससे एक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो है वेक्टर आर जो है वेक्टर ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या ले लिए, 0 के इक्वल। तो इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए माइनस आर डॉट वेक्टर बी। वेक्टर आर पता है आपको, वेक्टर ए पता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। यहाँ वेक्टर आर और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे एक्स, और इससे जो है एक्स वाई जेड में एक और इक्वेशन आ जाएगा आपका, 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और 2 इक्वेशन आ गया, वेक्टर आर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस बी से, इससे एक इक्वेशन आ गया, वेक्टर आर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए माइनस बी से, इससे एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। और आपको क्या मालूम है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो है 12 है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 12 है, इससे भी एक्स वाई और जेड में एक इक्वेशन ले आइए, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 12 है, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखता है, वेक्टर आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, इसी में स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ये है, ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, आपको एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। प्रत्येक से एक एक इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लिए, ठीक है। अब आपको एक्स वाई और जेड अननोन है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, आपको एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन भी है। अब कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ देखिए, तो निकालने के लिए जो है इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशन आपको मालूम है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है और एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, तो एक काम कीजिए, दोनों वेरिएबल y और z को x के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों वेरिएबल y और z दोनों को x के टर्म में लिखा जा सकता है। तो y और z दोनों को x के टर्म में लिख दीजिए और y और z का वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन सी में रख दीजिए, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन सी जो है केवल x के टर्म में आ जाएगा, तो उससे x निकल जाएगा आपका। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स, और z को क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह से माइनस एक्स बाई टू। z को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई टू, और y और z का वैल्यू जो है इक्वेशन सी में रख दीजिए। ये इक्वेशन सी आपका है, तो y का वैल्यू माइनस एक्स और z का वैल्यू माइनस एक्स बाई टू हम इक्वेशन सी में रख दिए, ठीक है। अब इसी इक्वेशन सी को सॉल्व किया तो x का मान निकाल लिए, x का 2 वैल्यू आया प्लस माइनस 8। जब x का वैल्यू 8 होगा तो y और z निकाल लीजिए, ठीक है। जब x का वैल्यू माइनस 8 होगा तब y और z निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी को तो x आपको पता है, y पता है, z पता है, तो वेक्टर r निकल जाएगा। और यहाँ से जो है वेक्टर r का 2 मान आएगा, तो इन्हीं दोनों से 4 कॉमन कर लीजिए, वेक्टर r ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ऑप्शन में केवल यही दिया हुआ है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ठीक है। तो वेक्टर ए दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर ए दिया हुआ है अल्फ़ा टाइम्स आई प्लस 2j प्लस बीटा टाइम्स के वेक्टर, और यहाँ अल्फ़ा और बीटा जो है आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और वेक्टर ए जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो और क्या कह रहा है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर दिया हुआ है। अब वेक्टर सी भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वेक्टर आई माइनस 4j प्लस 4k दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, वेक्टर ए जो है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है वेक्टर ए जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को वेक्टर ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है, इसी को वेक्टर ए बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये पूरा एंगल थीटा है, पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा और ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तब इसमें से कौन ऑप्शन होगा देखना है, ठीक है। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको वेक्टर ए पता होना चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर ए आपको पता होना चाहिए, लेकिन वेक्टर ए में आपका अननोन अल्फ़ा है और अननोन बीटा है, तो आपको अननोन अल्फ़ा और बीटा का सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अननोन अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो एक थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है, उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो बाइसेक्ट करता है, जो वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर आर जो है वेक्टर बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये थीटा और ये भी थीटा, थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, ठीक है। ये टोटल एंगल थीटा है, ये थीटा बाई 2 थीटा। तो वेक्टर आर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर आर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर वेक्टर आर जो है
वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अगर बाइसेक्ट करता है तो वेक्टर आर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा यही होगा ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वेक्टर ए के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, बी कैप प्लस सी कैप डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को बनाने का तरीका यह है, इस फॉर्मूला से ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला से ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। आपका वेक्टर ए यहाँ भी दिया हुआ है, इससे भी ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, इसको अगर ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोई भी वेक्टर को लिख देंगे, कोई वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना रहता है तो उस वेक्टर को लिख लेते हैं और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे भी निकाल लीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर ए के अलॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे भी ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस फार्मूला से, और इस फार्मूला से भी ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और दोनों को एक दूसरे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे और उससे अल्फ़ा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो बता दिए। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए आपको देखिए सबसे पहले जो है ये इस फार्मूला से जो है ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है,